महाराणा संग्राम सिंह का नाम वीर योद्धाओं में लिया जाता है, लेकिन इतिहास उन्हें राणा सांगा के नाम से अधिक जानता है। वे अपने समय में मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनका जन्म 12 अप्रैल सन 1484 को हुआ था। वे महाराणा रायमल के पुत्र तथा महाराणा कुंभा के पौत्र थे। महाराणा रायमल की सबसे बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर कभी कोई निर्णय ही नहीं लिया। इसी कारण उनके पुत्रों में विवाद हो गया कि मेवाड़ के अगले राजा वो ही बनेंगे। इसी विवाद में रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज ने अपनी तलवार से सांगा पर आक्रमण कर दिया। इस हमले से सांगा की एक आंख फूट गई थी। सांगा अपनी जान बचाकर अजमेर चले गए और अजमेर में उन्होंने करमचंद पंवार के यहाँ शरण ली। सन 1509 में जब महाराणा रायमल का स्वास्थ्य खराब होने लगा तो उन्होंने राणा सांगा को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे अजमेर से वापस मेवाड़ बुला लिया। वे अपने समय में मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर, मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को युद्ध में हराया। महाराणा सांगा की विशेष प्रसिद्धि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के कारण हुई, क्योंकि उस समय दिल्ली के सुल्तान को ही भारत का सुल्तान माना जाता था। उन्होंने सन 1517 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए सन 1518 में फिर से सांगा के साथ युद्ध किया, लेकिन इस बार भी इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में पराजित किया। इसी कारण सभी राजपूत शासकों की महाराणा सांगा के प्रति आस्था काफ़ी बढ़ गई। उनकी प्रशंसा पूरे भारत में होने लगी। इतिहास गवाह है कि राजपूतों में आपसी विद्रोह के कारण वो कभी एक नहीं हुए थे, लेकिन सांगा ने इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया और सभी राजपूत शासकों को एकजुट कर एक विशाल सेना का निर्माण किया। महाराणा सांगा के बढ़ते प्रभाव को देखकर इब्राहिम लोदी के सामंतों को उनसे घृणा होने लगी और उन्होंने मेवाड़ की शक्ति को कम करने के लिए काबुल के शासक बाबर को भारत आने के लिए मजबूर किया। बाबर ने भारत आने के बाद सबसे पहले 21 अप्रैल सन 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले भारत में कभी तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तोपों के अलावा उसने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का भी इस्तेमाल किया। यह पद्धति उन्होंने काबुल वासियों से सीखी थी, इसीलिए तकनीकी रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण बाबर ने यह युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि यदि उसे भारत में स्थायी रूप से अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो उसे मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को भी पराजित करना होगा। इसलिए उसने धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। बाबर ने धौलपुर, ग्वालियर और बयाना पर अधिकार कर लिया। उसने बयाना पर अधिकार करने के लिए अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। जब महाराणा सांगा को यह बात पता चली तो वह एक बड़ी सेना लेकर बयाना की ओर निकल पड़े। बयाना पहुंचने के बाद सांगा ने बयाना के दुर्ग को घेर लिया और मुस्लिम सेना को पराजित कर दिया। यह युद्ध 16 फरवरी सन 1527 को लड़ा गया था, जिसमें राजपूत सेना ने काफ़ी बड़ी मात्रा में मुस्लिम सेना को मौत के घाट उतारा, जिसके कारण मुस्लिम सेना में एक डर का माहौल बन गया और अपनी जान बचाते हुए वे दिल्ली की ओर आ गए। दिल्ली आने के बाद मुस्लिम सेना ने सांगा की ताकत और वीरता का बखान बाबर के सामने किया। मुस्लिम सेना ने सांगा की वीरता सुनकर बाबर से वापस काबुल जाने को कहा, लेकिन बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी ही कूटनीति से काम लिया। उसने अपनी सेना का विश्वास बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। इसके अलावा बाबर काफ़ी मात्रा में मदिरापान करता था, जिसके कारण उसकी सेना काफ़ी नाराज रहती थी और 25 फरवरी सन 1527 में उसने मदिरा त्यागने की शपथ ली, जिसके कारण उसकी सेना में खुद के प्रति विश्वास बढ़ गया। लेकिन जिहाद के नारे ने मुस्लिम सेना के दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला, जिसके कारण उसकी सेना का मनोबल बढ़ गया। बाबर खानवा के मैदान पहुंचा और सांगा को हराने के लिए युद्ध की तैयारी करने में लग गया। जब महाराणा सांगा को यह बात पता चली
तो वो बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए एक विशाल सेना लेकर खानवा के मैदान की ओर रवाना हो गए और 13 मार्च सन 1527 ईस्वी को सांगा खानवा के मैदान पहुंचा, जहां बाबर की सेना सांगा की सेना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सांगा की सेना खानवा के मैदान पहुंची, बाबर की सेना ने उन पर हमला कर दिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की सेना तोपों और बंदूकों से युद्ध लड़ रही थी, जबकि इसके विपरीत सांगा की सेना तलवार और भालों से युद्ध कर रही थी। इस युद्ध में सांगा के अलावा उसकी सेना में और भी राजपूत योद्धा लड़ रहे थे। सिरोही के अकेराज दूदा, जोधपुर के राव गंगा, मालदेव राठौड़, डूंगरपुर के उदय सिंह, चंदेरी के शासक मेदिनी राय, रायसीन के शासक सिलहदी तंवर, ईडर के शासक भारमल, वीरमदेव, सलूम्बर के रतन सिंह, रायमल राठौड़। इसके अलावा महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, वह भी राणा सांगा की तरफ से युद्ध कर रहा था, क्योंकि वह बाबर को भारत से बाहर भगाना चाहता था। जब यह युद्ध घमासान स्थिति पर पहुंच गया, तब युद्ध लड़ते लड़ते महाराणा सांगा को एक तीर आकर लगा। तीर लगने के कारण सांगा युद्ध स्थल पर मूर्छित हो गए। सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया। युद्ध भूमि से बाहर ले जाने के बाद उनके राज चिन्ह झाला अज्जा ने धारण किए, लेकिन जब यह बात सांगा की सेना को पता चली तो उनका मनोबल गिर गया और उनके पैर उखड़ने लगे, जिसके कारण इस युद्ध में बाबर की सेना जीत गई। महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकालने के बाद उन्हें दौसा ले जाया गया। सांगा को जब होश आया तो उनके सामंतों ने बताया कि वे युद्ध हार चुके हैं, जिसके कारण वे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक बाबर को भारत से बाहर नहीं खदेड़ेंगे तब तक वे अपने राज्य मेवाड़ नहीं जाएंगे। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद अपनी सत्ता को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए सन 1528 में चंदेरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई और वो चंदेरी की ओर निकल पड़ा। महाराणा सांगा को जब यह बात पता चली कि बाबर चंदेरी की ओर गया है, तो उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया और सभी राजपूत शासकों को फिर से एक होने को कहा। लेकिन राजपूत शासकों में एक भय का माहौल था कि यदि बिना किसी तैयारी किए अगर बाबर से युद्ध करेंगे तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन सांगा ने अपने सामंतों की एक नहीं सुनी और बाबर को हराने के लिए चंदेरी की ओर रवाना हुए। उनके सामंतों को अपनी मृत्यु का भय सता रहा था। वे बाबर से बिना तैयारी के युद्ध करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सांगा को इरीज में जहर दे दिया। जहर देने के बाद जब महाराणा सांगा कालपी स्थान पर पहुंचे तो जहर ने अपना असर दिखाया और सांगा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बाबर का दिल्ली और आगरा पर स्थायी रूप से शासन हो गया और भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी में महाराणा सांगा की काफ़ी प्रशंसा की है। राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, जिसका मतलब होता है खंडित शरीर। महाराणा सांगा की वीरता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनका पूरा जीवन युद्ध भूमि में गुजर चुका था। इसके अतिरिक्त कातोली के युद्ध में उनका एक हाथ भी चला गया था और उनके पैर में तीर लगने के कारण उनका एक पैर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव के निशान थे। इतिहास गवाह है कि राजपूतों में आपसी विद्रोह के कारण वो कभी एक नहीं हुए थे, लेकिन महाराणा सांगा ने इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया और सभी राजपूत शासकों को एक करके दिखाया। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा जैसे राज्यों को हराकर मेवाड़ की शक्ति को खूब बढ़ाया, जिसके कारण राजपूतों की सांगा के प्रति आस्था काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय सबसे विशाल और बलशाली सेना महाराणा सांगा के पास ही थी। महाराणा सांगा की वीरता और अदम्य साहस को देश कोटि कोटि नमन करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।